जुजुत्सु काइसेन मोज़ुरो का थर्ड चैप्टर हमारे सामने आ चुका है। आज की ये वीडियो सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखना। तो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि एलियंस जापान के सोर्सरर्स के साथ कांटेक्ट करते हैं, जहां सोर्सरर्स एक ऐसे सिमुरियन से मिलते हैं जिसमें उन्हें सुकुना के लेवल की कर्स एनर्जी फील होती है। इसके अलावा सुरुगी और यूका कुरुमायामा हाईलैंड्स के नगानो प्रीफेक्चर में एलियंस की सच्चाई का पता लगाने के लिए जाते हैं, जहां एलियंस अपने एयरशिप के साथ रिसोर्सेज की लोडिंग करने के लिए उसी माउंटेन में उतरते हैं। और अंत में आपने देखा था कि सुरुगी क्रॉस को मारू समझकर उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन क्रॉस उसे डांटते हुए बात करने से मना कर देता है। स्टार्टिंग में हमें शिनोसाका स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम उसामी के साथ यूका, सुरुगी और मारू को देखते हैं, जहाँ उसामी इन तीनों को एक नए मिशन पर भेजने वाला है। यहाँ उसामी उन्हें बताता है कि गिफू प्रीफेक्चर में एक ऐसी शार्क अपीयर हुई है जो इंसानों को खा रही है। यूका और सुरुगी पूछते हैं कि वो जगह तो जमीन से घिरी हुई है जहाँ समुद्र नहीं है, तो क्या वो शार्क नदी के रास्ते आई है? तब उसामी बताता है कि ये शार्क पानी में नहीं बल्कि जंगल में तैरती है। उसामी इसी शार्क को खत्म करने का मिशन इन तीनों को देता है, जिसके बाद तीनों ट्रेन में बैठकर गिफू प्रीफेक्चर की तरफ निकल पड़ते हैं। सुरुगी यहाँ कल के बारे में सोच रहा था कि कल इसने मुझे बोला था कि मुझसे बात मत करो। सुरुगी को अभी भी नहीं पता कि वो मारू का भाई था। तभी सुरुगी बोलता है कि कर्स स्पिरिट्स केवल टोक्यो में ही दिखाई देती हैं। मारू बोलता है कि अब ये कर्स स्पिरिट्स क्या है? तब सुरुगी बोलता है कि ओह, तो क्या अब मुझे बात करने की परमिशन है? मारू को समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है। सुरुगी बोलता है कि तुम लोग तो खुद जुजुत्सु यूज करते हो और तुम्हें कर्स स्पिरिट के बारे में नहीं पता। तब यूका मारू को बताती है कि कर्स स्पिरिट्स कर्स एनर्जी से जन्म लेती हैं। वो कर्स एनर्जी जो केवल इस देश के लोगों से ही निकलती हैं, असल में यही भूत प्रेत होते हैं। इसके बाद सुरुगी बोलता है कि इस तरह की कर्स स्पिरिट्स को खत्म करने का मिशन टोक्यो के बाहर कई दशकों से नहीं हुए और एलियंस के आने के बाद ही ये हुआ। मतलब कि कई सालों से टोक्यो के बाहर कर्स स्पिरिट्स का जन्म नहीं हुआ था। इसीलिए सुरुगी को लगता है कि इसमें एलियंस का हाथ है। मारू को कुछ समझ नहीं आता। तब यूका उसे बताती है कि सुरुगी को लग रहा है कि वो मैन ईटिंग शार्क तुम्हारे जैसा ही कोई एलियन है। तब मारू बोलता है कि मैं कसम खा के बोल रहा हूँ कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं दिखता जैसे उसामी ने हमें फोटो में दिखाया था। हम इंसानों को नहीं खाते हैं। तभी यूका बोलती है कि अच्छा, तो तुमने मान लिया कि तुम एक एलियन हो। तब मारू माफी मांगते हुए बोलता है कि समय आने पर मैं इस बारे में बात करूंगा। तब यूका बोलती है कि मुझे तुम पर यकीन है कि किसी रीजन के चलते तुम और उसामी हमें ये बात नहीं बता रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम बुरे नहीं हो। यूका की बात सुनकर मारू खुश हो जाता है। इसके बाद ये तीनों गिफू पहुँचते हैं और यहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। मारू और सुरुगी जंगल की तरफ चले जाते हैं और यूका पूछताछ करने के लिए एक घर में विटनेस के पास जाती है, जिसने क्राइम सीन पर शार्क को देख रखा था। वो विटनेस बताता है कि उसने विक्टिम के रिमेन्स के पास एक शार्क को देखा था और जहाँ पर विक्टिम की डेड बॉडी थी वहाँ पर पानी का कोई नामो निशान नहीं था। उसे देखकर यूका बोलती है कि ये पूछना थोड़ा अजीब है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं, क्या आपको यकीन है कि आपने वही देखा था? तब ये ओल्ड विटनेस बताता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैंने डार्क मून वाली रात को अपनी इन्हीं बूढ़ी आंखों से साफ साफ देखा था। बूढ़े को देखकर यूका बोलती है कि इसीलिए मुझे लगता है कि इसने कुछ नहीं देखा होगा। इसके बाद यूका सुरुगी और मारू से कांटेक्ट करती है और बोलती है कि ऑटोप्सी रिजल्ट्स में ऐसे काटने के निशान मिले हैं जो किसी भालू या शेर के काटने पर नहीं बनते। यूका बोलती है कि दूसरे विटनेस से बात करने के बाद मैं तुम लोगों से मिलूंगी। इसके बाद जंगल में सुरुगी बोलता है कि मुझे यकीन है कि एलियंस वॉर स्टार्ट करके हम पर अटैक करेंगे। सुरुगी मारू से पूछता है कि क्या तुम लोगों ने पानी के अंदर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है? तब मारू गुस्से में सोचता है कि मैं यहाँ इसीलिए हूँ ताकि ऐसा कुछ ना हो। मारू बोलता है कि क्या तुम लोगों की मोरालिटी इतनी डेवलप हो चुकी है कि तुम एलियंस को क्रिटिसाइज करो? तब सुरुगी बोलता है कि किसी और की दुनिया में घुसने के बाद तुम्हें ऐसा बोलने की बहुत हिम्मत है। तब मारू बोलता है कि मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता था। आखिर तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है? तब सुरुगी बोलता है कि मैं एक जुजुत्सु सोर्सरर हूँ और मैं कभी भी मिशन के दौरान मर सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम जैसे इडियट को अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये सुनकर मारू बोलता है कि तुम मेरे भाई जैसे हो, आखिर मुझ में क्या बेवकूफी है? तब सुरुगी बोलता है कि जब तुम्हारे पास कर्स टेक्निक थी तो तुमने किडनैपर के सामने पहले ही यूज क्यों नहीं करी? तब मारू बोलता है कि मैंने पहले ही बताया था कि हायर अप्स ने मुझे मिशन में किसी भी तरह से इंटरफेयर न करने का कमांड दिया है। सुरुगी बोलता है कि तो क्या तुम उनके ऑर्डर को बच्चों की तरह फॉलो करते रहोगे? तभी मारू सुरुगी के पीछे कुछ देखता है। सुरुगी शार्क को पेड़ के पीछे से निकलते हुए देखने लगता है। शार्क को देखते ही दोनों की फट जाती है और वो चिल्लाने लगते हैं। मारू देखता है कि वो शार्क हवा में उड़ रही है। सुरुगी तुरंत मारू से बोलता है कि रास्ते से हट जाओ, क्योंकि वो सिंपल डोमेन के साथ अपनी कटाना यूज करने वाला था। तभी मारू बोलता है कि अगर तुम अपना कर्स टूल यूज करोगे तो जंगल में आग लग सकती है। तब सुरुगी उसकी बात मान जाता है क्योंकि उसकी कटाना से फायर निकलती है। इसके बाद वो
वो मारू से बोलता है कि तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, तुम किसी काम के नहीं हो। ये सुनकर मारू गुस्से में आ जाता है और जंप करके शार्क को पकड़ लेता है और शार्क उसे भी अपने साथ ले जाने लगता है। मारू को ये करते देखकर सुरुगी भी हैरान हो जाता है। मारू डर कर बोलता है कि अब बिना फायर यूज किए इस पर अटैक तो कर सकते हो। सुरुगी कटाना निकालते हुए बोलता है कि मुझे किसी के हेल्प की जरूरत नहीं थी। तभी शार्क के नीचे की साइड से इंसान का फेस निकलता है और वो बोलता है कि बच्चे तुम्हें पहले यहाँ नहीं देखा था। शार्क का फेस देखकर एक बार फिर दोनों की फट जाती है। इसके बाद शार्क वाला आदमी खड़ा होता है और उन दोनों से बातें करने लगता है। उसे देखकर सुरुगी बोलता है कि ये तो बूढ़ा है। तब ये बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम कौन होते हो मुझे बूढ़ा बोलने वाले, मैं केवल 46 साल का हूँ। सुरुगी बोलता है कि 46 साल के लोग बूढ़े ही होते हैं। इसके बाद वो शार्क बोलता है कि तुम लोग जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट्स लग रहे हो, आखिर जुजुत्सु सोर्सरर्स इतनी दूर के इलाकों में क्यों घूम रहे हैं। मारू और सुरुगी हैरान हो जाते हैं कि इसे जुजुत्सु हाई के बारे में कैसे पता। तब ये बंदा बोलता है कि मुझे अच्छे से पता है क्योंकि मैं भी वहीं से ग्रेजुएट हुआ हूँ। सुरुगी सोचता है कि क्या ये गंदा आदमी मेरा सीनियर होगा। इसके बाद मारू बताता है कि हम एक मिशन पर हैं, हमने सुना है कि यहाँ एक मैन ईटर शार्क है, क्या वो आप ही हैं। वो बोलता है कि क्या मैं किसी इंसान को खाने वाला दिख रहा हूँ। इसके बाद ये शार्क वाला आदमी बताता है कि मेरा नाम ओसादा है और पहले मैं एक जुजुत्सु सोर्सरर था। वो बताता है कि यहाँ एक मैन ईटर टाइगर है जिसका नाम तोरानोसुके है और मैं उसी का पीछा कर रहा हूँ। सुरुगी हैरान होकर बोलता है कि आपका मतलब एक जंगली टाइगर जापान में है। ये सुनकर मारू सोचता है कि आखिर अब टाइगर क्या है। इसके बाद ओसादा बताता है कि लगभग 25 साल पहले इलीगल फॉरेन ट्रेडर्स द्वारा लाए गए टाइगर्स के एक जोड़े ने इस माउंटेन को अपना घर बना लिया था और तोरानोसुके उन्हीं टाइगर का पोता है। वो बचपन से ही एक स्मार्ट टाइगर रहा है। भले ही हम एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं बोल पाते थे, लेकिन एक दूसरे की आंखों में देखकर सब समझ जाते थे। इसके बाद वो बताता है कि माउंटेन के टॉप पर बना वो बहुत बड़ा सोलर प्लांट जिसका समय खत्म होने वाला था, उसे पैरानॉर्मल ट्रीटी के पैसों से दोबारा चालू कर दिया गया, जिसकी वजह से नदी सूख गई और ऊपर से तपती गर्मी ने हालात को और भी खतरनाक बना दिया। सूखी नदी ने यहाँ के इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद तोरानोसुके को पानी और शिकार के लिए नीचे आना पड़ा और तभी उसने कुछ विलेजर्स को मार दिया। इसके बाद ओसादा बताता है कि मैं जो कुछ भी पहनता हूँ, मेरी कर्स टेक्निक उसकी पावर्स को समन करती है, चाहे वह कोई भी जगह हो। मतलब अगर उसने शार्क का कॉस्ट्यूम पहना है तो वो अपनी कर्स टेक्निक से जब चाहे तब शार्क की पावर्स का यूज कर सकता है और वो जगह चाहे जैसी भी हो। जैसे शार्क केवल पानी में तैरती है लेकिन वो जंगल में तैर रहा है। वो बोलता है कि गलत इन्फॉर्मेशन के लिए विलेजर्स को दोष मत दो। तब मारू बोलता है कि हम उन्हें नहीं, केवल तुम्हें दोष दे रहे हैं क्योंकि सारी कंफ्यूजन तो तुम्ही ने पैदा की है। इसके बाद ओसादा बताता है कि मैं तोरानोसुके को मारना नहीं, उसे बचाना चाहता हूँ। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं और सुरुगी बोलता है कि एक बीस्ट जिसने लोगों को मारा है उसे खत्म कर देना चाहिए, खासकर तब जब उसे इंसानों का स्वाद मिल गया हो। तब ओसादा बोलता है कि ह्यूमन सर्कमस्टेंसेस की वजह से उसे घर से दूर कर दिया गया, तो तुम्हारा मतलब ये है कि इंसानों की गलतियों की वजह से उसे मार देना चाहिए। मैं उसके चलते गांव वालों से नहीं मिलता था, इसीलिए मेरा घर बहुत दूर है। तब सुरुगी बोलता है कि क्या तुम उसे अपने साथ रखकर सबको और खुद को सिक्योर रख पाओगे। ओसादा बोलता है कि मैं जुजुत्सु सोर्सरर हूँ, मैं ऐसे 1-2 टाइगर और संभाल सकता हूँ। इस पर सुरुगी बोलता है कि तुम्हारा आंसर क्लियर नहीं है। तब ओसादा बोलता है कि अगर हम सेफ्टी और नेचुरल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो विनाश की शुरुआत तोरानोसुके के ग्रैंड पेरेंट्स से हो जानी चाहिए थी। मैंने एक साथ रहने का चुना और मैं अपना ये डिसीजन नहीं बदल सकता। मारू भी अब उसकी बात समझने लगा था, लेकिन सुरुगी उनकी बात मानने से सीधे मना कर देता है। तभी ओसादा बोलता है कि वो आ चुका है, जिसके बाद ओसादा स्पीड से पेड़ की तरफ जाने लगता है जहाँ उसने स्मेल के लिए ब्लड लगाया था, लेकिन वो देखता है कि यहाँ सिर्फ बिल्ली है। तभी टाइगर पीछे से ओसादा पर अटैक कर देता है। ये देखते ही सुरुगी और मारू उसकी तरफ दौड़ते हैं। इससे पहले कि टाइगर कुछ कर पाता, सुरुगी उसे मार के दूर कर देता है। यहाँ मारू ओसादा को संभालता है और सुरुगी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी कटाना पकड़ता है। टाइगर को सुरुगी की कटाना के सामने देखकर ओसादा को पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जब वो तोरानोसुके से मिला था और उसके साथ खेला करता था और जब वो उसे छोड़कर चला गया था। ओसादा जानता था कि सुरुगी उसे मार देगा, इसीलिए वो रोते हुए बोलता है कि उसे मत तड़पाना। इसके अलावा वो रोते हुए तोरानोसुके से माफी मांगता है। तभी टाइगर सुरुगी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सुरुगी अपनी कटाना निकालता है और उसे एक ही वार में खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मारू बहुत उदास होकर टाइगर की बॉडी के सामने बैठा है। ओसादा सुरुगी से माफी मांगते हुए बोलता है कि मैंने तुमको इतना बुरा काम सौंप दिया, तुम सच में जुजुत्सु सोर्सरर हो। सुरुगी बोलता है कि यही मेरा काम है। इसके बाद मारू को सैड देखकर सुरुगी उसके पास आता है। मारू बताता है कि मेरा काम यहाँ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है ताकि ये डिसीजन लिया जा सके कि हम पृथ्वीवासियों के साथ रह सकते हैं या नहीं। मेरी कर्स टेक्निक मेरे ट्विन ब्रदर के साथ शेयर की गई है, इसीलिए मुझे इमरजेंसी सिचुएशंस को छोड़कर अपनी टेक्निक यूज करने से मना किया गया है। सुरुगी समझ जाता है कि कल मैं जिससे मिला था वो इसका ट्विन ब्रदर होगा। मारू बताता है कि जब मैं ज्यादा कर्स एनर्जी का यूज करता हूँ तो मेरे भाई को पता चल जाता है, और अगर कभी ऐसा समय आएगा जब मुझे अपनी ज्यादा कर्स एनर्जी का यूज करना पड़ेगा तो मेरे भाई का पृथ्वीवासियों पर से भरोसा उठ जाएगा। इसीलिए मैं अपनी पावर्स यूज करने से घबराता हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं पृथ्वी पर रहने वाले बच्चों की परवाह
नहीं करता। तब सुरुगी मारू से माफी मांगता है और पूछता है कि क्या तुम्हें सब कुछ मुझे बताना चाहिए था। मारू बोलता है कि नहीं, लेकिन अगर तुम इसे सीक्रेट रखोगे तो मुझे खुशी होगी। सुरुगी पूछता है कि तो फिर तुमने मुझे क्यों बताया। तब मारू बोलता है क्योंकि मैं दोस्त बनना चाहता हूँ। तभी झाड़ियों के पीछे से एक छोटा सा टाइगर निकलता है जो कि शायद तोरानोसुके का टाइगर क्यूब है। उसे पास आते देखकर सुरुगी अपनी कटाना निकालता है। मारू और ओसादा चिल्लाकर सुरुगी को रुकने के लिए बोलते हैं। तभी सुरुगी उसका सिर पकड़कर ओसादा के पास लाता है और उसे देते हुए बोलता है कि इस बार इसे अपनी नजरों से दूर मत जाने देना। ओसादा उसे गले लगाते हुए बोलता है कि कभी नहीं जाने दूंगा। मारू पूछता है कि क्या तुम सच में ये कर रहे हो। सुरुगी बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में ये टाइगर क्यूब कैसा बनेगा। ये सुनकर मारू बोलता है कि बिल्कुल हमारे जैसे। सुरुगी बोलता है कि सही बोल रहे हो। मिशन खत्म होने के बाद हम यूका को देखते हैं जो पूछताछ करने आई थी लेकिन मजे से खाना खा रही है और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मारू की बातों से इतना तो समझ आ गया कि अगर उसने खतरे में पड़कर अपनी कर्स एनर्जी यूज करी या फिर उसे कुछ हुआ तो एलियंस पृथ्वी पर जरूर अटैक करेंगे। धीरे धीरे स्टोरी अब खतरनाक हो रही है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।